हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन, यानी शरीर शिक्षा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर 3 जो है सेट प्रस्तुत करेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें से 2 को आपको सोल्यूशन करना है और तीसरा जो एग्ज़ाम में आएगा वो आपको सोल्यूशन किया हुआ मिलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर विश्वास दिलाता है कि अगर आप तीनों क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हो तो शायद ऐसा कोई भी क्वेश्चन न हो जो आप जो है एग्ज़ाम में अटैम्प्ट न कर सको। इसलिए इस फिजिकल एजुकेशन का पेपर को अच्छे से कीजिए, समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का क्या क्वेश्चन पेपर आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है कक्षा 12वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का जो यहाँ पेपर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस रहेंगे। तो इसको जो है बहुत ही समझ और समझदारी से आपको करना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन है आसन को पहचानिए। आपके समक्ष एक आसन दिया गया है, इस आसन को आपको पहचानना है कि ये आसन किस प्रकार की है। जो आपके समक्ष चित्र में दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये आसन कौन सा है। आइडेंटिफाई द आसन। यू नो दैट आइडेंटिफाई द आसन ऑन योर स्क्रीन, सी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द आसन हियर। पहला बता रहा है कि ये क्या पवन मुक्त आसन है। दूसरा कह रहा है ख पार्ट इसमें ये सुखासन है या ग चक्र आसन है या घ गौमुख आसन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसानी से जो है इसका आसन का पता लग गया होगा। देखिए ये आसन देखा जाए तो यहाँ पर गौमुख आसन को दर्शाया गया है, यानी आंसर यहाँ पर घ है जिसको डी रूप में भी देख सकते हो, गौमुख आसन। और ये आसन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, शारीरिक जो है हर तरह के प्रॉब्लमों को दूर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है गौमुख आसन जो कि आपके चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। मीन रिएक्टिव एग्रीगेशन is also called, reactive aggregation is also called। क्या उसे हम वाद्य आक्रामकता कहते हैं या बी शत्रुपूर्ण आक्रामकता या सी मुखर आक्रामकता या डी दोनों, ए और बी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है कि प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर साफ है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिक्रियाशील आक्रामकता को हम जो है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहते हैं। यानी देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। यानी आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य करता है। आप घर्षण बल से भली भांति परिचित ही होंगे। घर्षण बल जो हमें चलने योग्य बनाती है, और घर्षण नहीं रहेगी तो हम नहीं चल पाएंगे। और आप जितने भी गाड़ी मोटर चलाते हो कहीं ना कहीं घर्षण बल के कारण ही जो है रोड में और जो टायर के पहिए में जो है ब्रेक लग पाती है। तो वहाँ पर घर्षण बल कार्य करती है। जहाँ पर घर्षण बल नहीं रहती है वहाँ पर जो है गाड़ी चलाना या आपको चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही जो है ये चल पाती है। तो यहाँ क्वेश्चन साफ है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की डैश दिशा में कार्य करता है। यू नो दैट द क्वेश्चन हियर द फ्रिक्शन फोर्स
act in an a direction to direction of the motion of an object. You know that question here, the friction force act is an dash direction to the direction of the motion of an object. The question is very interesting. The option है यार, क्या ये विपरीत कार्य करेगा, या बी वही रहेगा, या सी नीचे की ओर, या डी विकर्ण की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आंसर है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी घर्षण बल किसी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तभी तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी घर्षण बल के हानि और लाभ, यानी घर्षण बल कैसे दोस्त है और कैसे शत्रु है। तो देखा जाए, हमेशा याद रखना ये बात को कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे डैश। देखिए, कुछ कुंद आघात के कारण होने वाले अनियमित आंसू जैसे डैश। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात जानता हूँ कि बच्चे तो पूरे किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझना उनके लिए बहुत दुष्कर्म कार्य होती है। कहते हैं क्वेश्चन जब तक कीजिएगा नहीं तो वो समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन है यहाँ, द रेगुलर टीयर लाइक अ wounded causing by the some blunt trauma is here. You know that question is very interesting. The regular tear like a wound causing by the some blunt trauma is dash. The option here, A घाव, B भ्रम, C घर्षण, D चीरा। अगर आपने इसको समझा होगा तो बहुत ही आसान है। कुछ कुंद आघात के कारण होने वाली अनियमित आंसू जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर साफ आंसर है, वो घाव के कारण होते हैं। जब हमें चोट लग जाती है तो हमें उस समय दर्द होती है, लेकिन सबसे अधिक जो हमें प्रॉब्लम आती है वो घाव जब बन जाती है तब आती है। यानी देखा जाए तो वो काफ़ी दुखदायक होती है और वो काफ़ी आघात पहुँचाते हैं हमें। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है दावा है, यानी हम उसे अभिकथन कहते हैं के रूप में लेबल किया गया है, और दूसरा जो है कारण के रूप में यानी आर के रूप में लेबल किया गया है। और यहाँ पर अभिकथन यानी दावा ये की जाती है कि लंबी दूरी की दौड़ में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावकारी होती है। लंबी दूरी की दौड़ के लिए जो है निरंतर प्रशिक्षण करना काफ़ी प्रभावकारी है, ये हमारा दावा है। और यह कारण ये कहता है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। यानी सहन शक्ति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप कभी कभी दौड़ लगाते हो और हाँफने लग जाते हो, तो आप में वो सहन शक्ति नहीं होती है। लेकिन आप निरंतर प्रशिक्षण करते रहोगे, निरंतर विधि करते रहोगे, तो आपके अंदर जो है सहन शक्ति में काफ़ी सुधार होगी। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यू नो दैट द क्वेश्चन हियर given below are the two statements, one which is the label as a acceleration A and the other label is to the reasons R. The question here, accelerations for the improvement of performance in the long distance or running continually training is effective. And reason here, continue method of training improve the basic endurance, which one of the following statements is correct. Not that question is very clear. For accelerations for improving our performance in the long distance running, continually training is effective. And reason here, for the improvement of performance, there are continue method of training improve the basic endurance here. तो ऑप्शन है यहाँ ए दोनों होगा, ए और आर सत्य होंगे
और आर ए की सही स्पष्टीकरण करेगा। बी यही कह रहा है कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है यहाँ पर। डी कहता है कि ए गलत है लेकिन आर सच है। तो यहाँ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालाइसिंग करते हैं, देखिए लंबी दूरी की दौड़ को प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सही बात भी है। और यहाँ पर कारण यही कह रहा है कि प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करता है। तो चलिए ये बात भी सही है कि निरंतर परिश्रम से बुनियादी सहनशीलता में सुधार होती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए एक्सेलरेशन और रीजनिंग दोनों ही सही है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 में बात जो है पहली बात सही बताई गई है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि जो कारण है क्या एक ही सही कारण बता रहा है। देखिए प्रशिक्षण की निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। चलिए ये बात सही है। तो हम सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं एक बार। प्रशिक्षण की निरंतर जो है विधि बुनियादी सहनशीलता में सुधार करती है और लंबी दूरी के दौर में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी है। बात सही है। तो यहाँ पर ये बात भी सही करता है, यानी इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा कि दोनों ए और आर सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण यहाँ पर कर पा रहा है। तो ऑप्शन आंसर जो होगा ए होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है आइसो और मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आइसो का मतलब क्या होता है और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो एंड मैट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसो एंड मैट्रिक। ऑप्शनों पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर बोलता है ए आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। बी कह रहा है आइसो का अर्थ होता है परिवर्तन और मैट्रिक का अर्थ होता है आकार। सी कहता है आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है वेग। डी कहता है आइसो का अर्थ होता है आकार और मैट्रिक का अर्थ होता है स्थिरांक। तो यहाँ पर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो किताब में हमने पढ़ा था कि आइसो का मतलब होता है स्थिरांक, ये बात तो सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है इसी प्रकार को दिख रहा है मुझे। आइसो का अर्थ स्थिरांक ए ऑप्शन में भी दिख रहा है और सी में दिख रहा है। अगर आपको मैट्रिक का मतलब पता होता कि इसका अर्थ क्या होता है तो बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो जवाब। और जैसे मैंने पढ़ा भी है कि यहाँ पर मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। देखिए लंबाई है किसी में, तो लंबाई सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो डी सी बी जो है सब रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन व्यू भी आ जाता है क्वेश्चन तो समझना है कि आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। समझ में आया। आइसो का अर्थ होता है स्थिरांक और मैट्रिक का अर्थ होता है लंबाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि यह 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा किस पर डिपेंडेबल होती है। 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष यानी वास्तव में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा किस पर निर्भर करती है। यू नो दैट द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute. You know that question is very clear. It is the amount of blood pumped out by the each side of the heart, actually each ventricle in a 1 minute here. ए उसे हम रक्तचाप कहेंगे या बी कार्डियक आउटपुट कहेंगे या सी रक्त की मात्रा या डी दोनों ए और बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर है इसका कार्डियक आउटपुट यानी ऑप्शन बी सही है। और बी के साथ हम जा सकते हैं कार्डियल आउटपुट जो रक्त की मात्रा को निर्धारित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निर्धारित कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीचे दिए गए
चित्र को पहचान करना है आपने। जो नीचे आपको चित्र दिख रही है, इसमें किस तरह की जो है गतिविधियों को शो की गई है। देखिए पहला में तो ये बोल रहा है, पहले बॉल के लिए ये बात लिखी गई है, विद नो आउटसाइड फोर्स और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी नॉट अ मूव। कोई आउटसाइड जो है इसमें कोई भी बल नहीं लग रही है, इसलिए जो स्टेशनरी ये दी गई है वो मूव नहीं कर रही है। दूसरा कहता है विल नो बी आउटसाइड फोर्स और मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी नॉट स्टॉप। कोई दूसरा चीज नो आउटसाइड कोई आएगा नहीं फोर्स, तो ये मूविंग वस्तु जो है रुकेगी नहीं, दौड़ रही है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द गिवन बिलो ऑन योर स्क्रीन द पिक्चर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर एंड रिटन हियर फर्स्ट बॉल शो हियर with no outside force or standard gearbox will be not move. There is not a outside force here. And second study here with no outside force a moving object will be not a stop here. It means here examiner asks the question who the law is apply on this. The option A, क्या यहाँ पर गति का पहला नियम लग रहा है, या बी गति का दूसरा नियम, या सी गति का तीसरा नियम, या डी प्रभावी का नियम। जो उन बच्चों ने गति के नियमों का अध्ययन किया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों गति के नियम जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो देखा जाए इस क्रिया में गति का दूसरा नियम लग रहा है, यानी ऑप्शन बी पे आप जा सकते हो। गति का यहाँ पर दूसरा नियम जो है अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण कोई वस्तु अगर वो मूविंग अवस्था में है तो वो मूविंग करता रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगे। तो इसका मतलब गति का दूसरा नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दूसरे नियम के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। आपको जो है इसमें सही उत्तर को जो है जांच करना है। सूची 1 और सूची 2 में यही बात दर्शाई गई। सूची 1 कहता है कि बहिमुखता जो उत्साह को रिप्रेजेंट करता है, कर्तव्य निष्ठा जो है जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करता है, और सहमतता जो है दयालु व्यवहार को बताता है, और मनोविक्षुकता भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोड 1 2 3 4 दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, तो पहला क्रम कौन सी होगी, दूसरा क्रम कौन सी होगी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो दैट द क्वेश्चन इज मैच अ लिस्ट 1 and 2 and the select the correct answer for the coded given below here. The list 1 and list 2 here. List 1 is the first here extra versions. The other list 2 is the enthusiasm. And second here consciousness and the say responsible, and the third here agreeableness, that is the third is a health compassionate behavior, and neuroticism is a emotional stability. You know that question is very interesting. देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए वही मुखता जो है उत्साह को प्रोत्साहित करता है, ये बात तो सही है और इसकी मिलान भी सही है। कर्तव्य निष्ठा जो है जिम्मेदारी को ही रिप्रेजेंट करती है, और सहमता जो है दयालु व्यवहार को, मनोविक्षुकता जो है भावनात्मक स्थिरता को। तो इसका मतलब देखा जाए 1 2 3 जो है सही क्रम में है, और इसका कोड भी क्रम है, और इसका जो है इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना एक आम सी बात है, इसको समझना है, विचार करना है और अच्छे से एनालाइज करना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक दावा है यानी अभिकथन है, जिसे ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है कारण है, जिसको आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन है, अभिकथन यही कहता है यानी दावा यही है कि भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यहाँ पर दावा देखिए साफ है, कीवी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और यहाँ पर कारण ये बताई जा रही है कि यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में
लंबे समय तक ताज़ी सब्जियों और फल शामिल नहीं होती हैं। यानी यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जी और फलों को शामिल नहीं किया जाता है। इट मीन टू द हेयर or given below are the two statements, one of which is the label as a association A and the other is a label as a reason R. Association is here. Scurvy is causing due to the deficiency of vitamin C. You know that is the association here. Scurvy is the causing due to the deficiency of vitamin C. And reasons here, the disease set when to be died does not be included fresh vegetable and fruit for a long time. ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो कहता है कि दोनों ए और आर सत्य हैं। आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कहता है दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है गलत, ए गलत है और आर सही। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने की ज़रूरत है। समझिए, क्या इसकी भी विटामिन सी कमी कारण होता है? आपने कभी पढ़ा है? हाँ, ये तो बात सही है। इसकी भी विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये कथन सही है। अब कारण देखिए क्या है। यह बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जियां फल शामिल नहीं होता है। तो क्या ये बात सही है? देखिए बात तो सही है कि अगर आप हरा ताज़ा सब्जी और फल को अपने आहार में शामिल नहीं करोगे तो ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये किस सब्जी के कारण होती है और किस फल न खाने के कारण होती है, इस बात की यहाँ पर व्याख्या नहीं की गई है। अब सब्जी की बात की गई है, फल की बात की गई है, तो इसमें तो हर तरह की विटामिन पाई जाती है, लेकिन इसकी भी विटामिन सी के कारण होती है। और विटामिन सी किस में पाई जाती है, इस फल की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो देखा जाए यहाँ पर अभिकथन इसकी भी विटामिन सी कमी के कारण होता है, सही है। और कारण जो यहाँ बताई जा रही है, बीमारी तब शुरू होती है जब आहार में लंबे समय तक ताज़ी सब्जियां और फल शामिल नहीं होते। देखिए बात तो यहाँ पर सही है, ये भी सही है, लेकिन जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। कारण जो है एक की व्याख्या नहीं करने में सक्षम है। मैंने भी बताया ना कि यहाँ पर एक बात मिसिंग है कि विटामिन सी, देखिए हमें यहाँ पर इसकी भी बीमारी के कारण बता दिया विटामिन सी, लेकिन विटामिन सी किस किस फलों में पाया जाता है और किस सब्जियों में, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बोला गया कि ताज़ी सब्जियाँ और फल शामिल नहीं होते हैं। ये तो बात सही है कि ताज़ी सब्जियाँ और फल हम शामिल नहीं करेंगे तो बीमारी होगा, लेकिन किस सब्जी और किस फल की बात किया जा रहा है, तो इसी का कारण जो है ये सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करने में सक्षम नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में डैश कैलोरी होती है। देखिए ये बात आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी हमें प्राप्त होती है। हमें तो पता है, आपको ये बात नॉलेज होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे, और जो शहरी क्षेत्र में होते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब 2100 किस प्रकार कैलोरी हमें प्राप्त होगी, इसकी गणना हम कैसे करेंगे जब आपको ये पता होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, तो उसी हिसाब से आप खाओगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो क्वेश्चन है यह 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट contain a dash calorie. You know that 1 gram of carbohydrate contain a dash calorie here. ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी कहता है 5। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है आपको पता है? अगर पता होगा तो कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। मेरे से पहले बताइए आंसर तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, सिर्फ 4 कैलोरी। और देखिए हमें 2100 कैलोरी तक पहुँचना है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो सोचिए और विचार कीजिए कि आगे क्या होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। मधुमेह तो आपको पता ही होगा, डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ भी नहीं पता है तो शुगर की बीमारी। तो कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित होती है, किसके कारण जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ होती है। तो क्वेश्चन इज क्लियर हियर, विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। यू नो दैट विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। ए अंतस्वैत ग्रंथि होती है, बी कहता है प्यूटरी ग्लैंड होती है, सी कहता है अग्नाशय, डी कहता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा विश्व जो है आज मधुमेह बीमारी से ग्रसित है। पहले भी होती थी लेकिन इतनी अधिक अमाउंट में नहीं होती थी जितने आज के समय में है। आज तो हर दूसरा व्यक्ति जो है डायबिटीज़ के शिकार है। और मधुमेह यानी डायबिटीज़ में यही होता है दोस्तों कि अगर आपको कहीं चोट भी लग जाती है तो वो जो है आपके लिए सरदर्द बन जाती है, क्योंकि मधुमेह होने के कारण आपको वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। उसको हम चीनी की बीमारी भी कहते हैं। और डॉक्टर इसके लिए जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, आपने देखा होगा इंसुलिन देते हुए। तो यही हो जाती है, एक चारा रह जाती है। और ये लोग जो है जीवन में मीठा चीज़ों से बहुत ही अधिक परहेज़ करते हैं, मीठा चीज़ खाते भी नहीं अधिक है, क्योंकि अगर मीठा चीज़ खाएंगे तो इनकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो ये आपने प्रचार में भी देखे होंगे कि विदाउट शुगर वाला चीनी आजकल आ जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन किस ऑर्गन के कारण ये सब प्रॉब्लम आती है, देखा जाए तो आज शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी कहीं ना कहीं जो है आज लोगों की आलसी जीवन के प्रचालक है। आज लोग जो है मेहनती कार्य नहीं करना चाहते। आप देखिएगा जो मजदूर लोग होते हैं उनको तो मधुमेह कभी होता भी नहीं है, क्योंकि जितना भी खाते हैं उनका जो है पसीनों में ही निकल जाता है। देखिए बैठे बैठे रहने से ही ये बीमारी सबसे अधिक सताती है, उन्हीं लोगों को सताती है जो बैठे रहते हैं, जो मेहनत करते हैं उनको कभी नहीं सताती है बीमारी। और इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों, आपकी शुगर के लेवल बढ़ जाता है। देखिए 100 के आसपास जो है शुगर होना बहुत अच्छी बात है, 100 के आसपास रहता है। 80 से 100 जो है जनरली होना ही चाहिए और सभी व्यक्तियों में होता है। अगर नहीं होगा तो इंसान जीवित रह ही नहीं पाएगा शुगर के बिना। लेकिन कहते हैं अगर जो लेवल से अधिक बढ़ जाता है तब सरदर्दी हो जाता है, 100 से 120 के आसपास जाता है तब आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता बढ़ जाती है। और आपको बता दूँ, अगर आप खाली पेट होते हो तो आपका शुगर लेवल डाउन होती है, अगर खाए हुए रहते हो तो शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो देखा जाए इन सब का सबसे बड़ा कारण जो ग्रंथि बनती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अगर अग्नाशय ग्रंथि के कारण होता है कि ये जो होता है इंसुलिन छोड़ना बंद कर देता है, और इंसुलिन न छोड़ने के कारण जो है हम डायबिटीज़ से यानी मधुमेह से हम पीड़ित हो जाते हैं। तो वो ग्रंथि है अग्नाशय। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है टीम की सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या होता है। आज क्वेश्चन रिपीटिंग हियर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन टू द नंबर ऑफ मैचेस in a legal fixture for an even number of team? You know that question is very clear. What is the formula to determine to the number of matches in the league fixtures for the even number of team? तो देखा जाए ऑप्शन ये बोलता है कि n+1/2 हम लगाते हैं सम के लिए फार्मूला। बी कहता है n-2/2 लगाते हैं। सी कहता है n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट अपॉन 2 कहता है। डी कहता है n ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। देखिए ये जो होती है टीमों की सम संख्या के लिए लीग मैच की संख्या निर्धारित करने का सूत्र है। ये तो क्या सूत्र है, देखिए ऊपर के दोनों का जो सूत्र है हमने इसमें बाय इसके जो है हमने टीमों को फिट करना है, 2 भागों में बांटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ए और बी जो है, ठीक है। और देखा जाए तो सम संख्या और विषम संख्या के लिए हम नीचे यूज़ करते हैं। तो आपको नीचे 2 ही सी और डी ऑप्शन है, उसी में से आपको चुनना है कि सम संख्या के लिए लीग मैच में हम संख्या निर्धारित कैसे करते हैं। ऊपर तो चलिए जो है डिवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, बहुत इजी है। नंबर अगर मान लीजिए 18 है, इवन नंबर नहीं, ऑड के लिए यूज़ की जाती है, इवन के लिए नहीं होती है। क्योंकि इवन देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर इवन नंबर अगर आप 2 रखते हो, चाहे आप 10 ही रखो तो 11 हो जाएगा, 11 को डिवाइड करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर तो हम इसका यूज़ ही नहीं कर सकते। इसका जो है विषम संख्या के लिए दोनों फार्मूला का यूज़ किया जाता है ए और बी का।
तो यहाँ पर सिर्फ सी और डी ऑप्शन रह जाता है। तो जनरल सी बात, अगर सम संख्या की बात की जा रही है, सम संख्या की, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्या आप बता सकते हो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपने पढ़ा होगा, समझ होगी तो जरूर बताओगे। तो मैं बता दूं, टीमों की जो है सम संख्या के लिए लीग मैच में मैचों की संख्या निर्धारित करने की सूत्र जो है n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है। क्वेश्चन है कि एक प्रतिष्ठित CBSE स्कूल के सही शिक्षक श्री गोपी ने फिक्चर की उचित ड्राइंग के बाद अपने परिसर में एक इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इंटर स्कूल कबड्डी पैटर्न का टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए प्रबंधन और प्रिंसिपल से सलाह भी ली है, लेकिन सही शिक्षक को इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नेशनल कबड्डी रेफरी एसोसिएशन से चर्चा किया है। आपका क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार के टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? आप यहाँ पर मिस्टर श्री गोपी को जो है बता सकते हो कि भाई कौन सा आप यहाँ पर जो है आप खेल सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट कबड्डी हो सकती है। यू नो दैट क्वेश्चन हियर मिस्टर गोपी, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ रैप्ट ऑफ CBSE स्कूल हैज डिसाइडेड टू बी a conduct on the inter-school kabaddi tournament in the premise after the proper drawing of fixture. He consulted to their management and principal to be conduct to be tournament of inter-school kabaddi pattern. But the physical education teacher was not aware to the inter-school kabaddi tournament. So he discussed with the National Kabaddi Reference Association here. You know that your answer here. Questions here, which of the following is the best method to organize this kind of tournament? तो ऑप्शन है या क्या हम उनको ये सलाह दे सकते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट करवाएं, या बी लीग टूर्नामेंट करवाने की हम सलाह दे सकते हैं, या सी संयोजन टूर्नामेंट, या डी राउंड रेवन टूर्नामेंट? तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने के लिए ज़रूरी है और विचार करने योग्य भी है। तो आप बता सकते हो कि मिस्टर गोपी को कि आप लीग टूर्नामेंट कीजिएगा तो ये बेटर रहेगा इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट के लिए। तो आप बी ऑप्शन के सुझाव दे सकते हो, लीग टूर्नामेंट, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी जानकारी जो है आने वाले क्वेश्चन आंसर में आपको मिलेंगे, तो आपको जो है अच्छे से सारे वीडियो को देखना है। आने वाले जो है आपके क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे इसके आगे के रहेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसमें जो है हमारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्व रखेगा। तो इसके लिए आपको जो है त्रिपाण के साथ बने रहना है, ठीक है, और बने रहने के साथ सब्सक्राइब भी करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल प्रबंधन के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा में शारीरिक गतिविधियों की आवश्यक स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। इनमें से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के परिणाम में से एक नहीं है? यानी इसमें से कुछ अच्छे परिणाम दिए गए हैं, लेकिन आपको जो है उस परिणाम को ढूंढना है जो सही विकल्प के रूप में नहीं है। तो क्वेश्चन है यार, स्कूल मैनेजमेंट नीड टू बी रिकॉग्नाइज द एसेंशियली प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द सोशल नीड्स। Which of this is not one of the result of the physical activity in a children with a special need? You know that option here, क्या ए आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए, बी सहन शक्ति में सुधार, या सी अवसाद में वृद्धि, या सी बेहतर हाथ आंख अवनमन? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझने योग्य है और विचार करने लायक है कि स्कूल प्रबंधन के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सही शिक्षा की आवश्यकता, स्थान को पहचानने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शारीरिक गतिविधियों के लिए परिणामों में से एक नहीं है, हमसे नहीं पूछा हुआ है। तो देखिए आत्म में सुधार करना, देखिए आत्मविश्वास सुधार करना हर एक सही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होती है कि बच्चों में आत्मविश्वास में सुधार करें। सहन शक्ति में सुधार करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो बहुत लंबे दौड़ सकते हैं, लंबा कार्य कर सकते हैं।
अवसाद में वृद्धि। देखिए ये बात कहीं यहाँ तक सही नहीं लग रही है। बेहतर हाथ और आँख समय व्यय ये भी जरूरी है, लेकिन सी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट भी हुआ है। डी आपको ऑप्शन जो यहाँ पर सी लगे हुए हैं तो उसको लास्ट को डी ही समझिए। ये हो जाता है मिसप्रिंट तो इसको टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर सी है, अवसाद में वृद्धि। ठीक है, दूसरा वाला सी को मत समझना, वो डी ऑप्शन है। ओके, यहाँ मिसप्रिंट हो जाती है क्योंकि कहते हैं ना मेहनत करने में थोड़ा मिसप्रिंट होना स्वाभाविक बात रहती है। ठीक है, तो आप बेहतर हाथ आँख अवनमन जो है डी ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ सी ऑप्शन है, अवसाद में वृद्धि। हम किसी व्यक्ति में ये बात कभी नहीं चाहेंगे कि उसके अवसादों में वृद्धि हो, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मासिक धर्म चक्र यौवन पर शुरू नहीं होती है तो स्थिति को हम क्या कहा जा सकता है। मासिक धर्म आपको पता होना चाहिए कि मासिक धर्म होता क्या है। देखिए जब बच्चे पॉवर्टी की लाइन में जाते हैं, जब वो 13 से 14-15 साल में रहते हैं लड़कियों में, तो उनको मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है, यानी जैसे हम पीरियड का नाम देते हैं। ये 14 से 15 साल 13 साल के बच्चों का जनरली होना स्टार्ट हो जाता है। और मान लीजिए उनको मासिक धर्म चक्र यौवन शुरू में नहीं होता है, तो इस स्थिति में होने वाले जो है प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यदि मासिक धर्म चक्र यौवन पर शुरू नहीं होता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। इफ द मैचुरेशन साइकिल डज नॉट बी बिगिन एट द पॉवर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड, you know that question here, if the maturation cycle does not be begin at the poverty the condition is called, क्या उसको हम ये प्राथमिक अमनोरिया कहते हैं या भी माध्यमिक अमनेरिया कहते हैं, या सी गोलियो मनेरिया कहते हैं, या उसे कष्टतावर्य कहते हैं, यानी कष्टतावर्य। तो क्या कहते हैं इसको हम? अगर मान लीजिए किसी बच्चों में यानी लड़कियों में 13 से 14-15 साल में अगर मासिक धर्म नहीं शुरू होती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर साफ और क्लियर है। तो देखा जाए इसको हम प्राथमिक अमनेरिया कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, प्राथमिक अमनेरिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में आयु वर्ग की सीमा क्या होती है। आपने ये टेस्ट भी पढ़ा होगा। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण में जो आयु की वर्ग रखी जाती है वो क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज, द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज इज ग्रुप इज A 60 to 94, B 55 to 79, C is 65 to 95, and D 50 to 90. You know that question is very interesting. देखा जाए तो काफ़ी महत्व रखेगा कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण आयु वर्ग कितनी होती है। तो इसका जनरल सी यहाँ पर आंसर है 60 से 94 साल होती है, यानी 60 to 94। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। तो ऑप्शन ए 60 to 94। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्लोफोसिस। क्लोफोसिस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एक क्लोफोसिस होती है तो उसको हम किस और रूप में जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। द क्वेश्चन हियर क्लोफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या इसे हम हेलो बैक कहते हैं, या बी हंच बैक कहते हैं, या सी कब बैक कहते हैं, या डी दोनों, ए और बी। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है। तो देखा जाए क्लोफोसिस को हम हंच बैक कहते हैं। क्लोफोसिस का दूसरा नाम जो है हंच बैक है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है किस टूर्नामेंट को राउंड रिबन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। किस टूर्नामेंट को राउंड रिबन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? दिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड रिबन टूर्नामेंट। यू नो दैट दिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड रिबन टूर्नामेंट।
क्या ए लीग टूर्नामेंट को कहते हैं, या बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को कहते हैं, या सी नॉक आउट टूर्नामेंट को कहते हैं, या डी चैलेंज टूर्नामेंट को कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आंसर देखिए इसका है कि राउंड इवेंट टूर्नामेंट को जो दूसरा नाम है वो लीग टूर्नामेंट है, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी हम राउंड इवेंट टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष में आ गया है जो अंतिम है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना को उद्देश्य में से एक नहीं है, यानी योजना के अंतर्गत ये नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही साफ और क्लियर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हियर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन इज द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग हियर। कह रहा है क कह रहा है रचनात्मक बढ़ाने के लिए, ख कह रहा है कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, ग कह रहा है गलतियों की संभावना बढ़ाना, घ कहता है खेल योजना को बढ़ाना। अब देखिए जब ऑप्शन हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ट्रैक कर जाती है कौन सा सर सही होगा। इसमें बोला है कि कौन सा योजना के उद्देश्य में एक नहीं है, और योजना के उद्देश्य में क्या नहीं हो सकता। रचनात्मक को बढ़ाने के लिए रचनात्मक बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी खेल की जो है गुण बढ़ेगी। कार्य कुशलता में बढ़ाने के लिए भी बात सही है, लेकिन हमसे यहाँ पर गलती पूछ लिया है कि भाई इसमें से कौन सा जो है हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या ये हो सकता है, ये गलतियों की संभावना बढ़ाना। कौन चाहेगा कि आप बार बार गलतियाँ करें और बार बार जो है टीम को हराएं। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही है, यानी ग ऑप्शन यहाँ सही है। गलतियों की संभावना को बढ़ाना, हमसे यहाँ पर गलतियाँ ही पूछ रखा है, नहीं ही पूछ रखा है। तो यहाँ पर ग यानी सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आने वाला है, तो आपको 53 सेंटर के साथ बने रहना है। ठीक है, हम वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण एनालाइज करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके लिए आपको 53 सेंटर के साथ बने रहना है, और ये मैं धीरे धीरे आपके लिए रखूँगा और ये आपको समक्ष दिखेगा। तो इसके लिए जो है आपको सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, और ये सब तब होगा जब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि 53 स्टडी सेंटर का एक ही लक्ष्य है, शेयर ही केयर है। दूसरे बच्चे तक पहुँचेगा तो उनको समझ भी आएगी, आपको भी समझ आएगा, क्योंकि दूसरा का भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है गलत नहीं होता, वो सदैव ही उच्च होता है। तो शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाइएगा तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको ये वीडियो ज़रूर दिखेगी, वो ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला जो है वीडियो वो सारे क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपके समक्ष में 10-15 क्वेश्चन रखूँगा जो एग्ज़ाम व्यू में आएंगे, और एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है, क्योंकि वो क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी 53 स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।